अब मैं आपको जो हमारा नोटिफिकेशन निकला है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये मैंने नोटिफिकेशन खोला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी की फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है जी। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है ये, सेंट्रलाइज वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। नोटिस नंबर है 4/2024। ठीक है। चलिए सबसे आगे चलते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, पोस्ट कौन कौन सी है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। आप देखना चाहें तो इनिशियल पे क्या है वो इसमें देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पे है। आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं अभी, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिज़ल्ट, जो भी मतलब फाइनल रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे इस टेस्ट इस वैकेंसी के लिए। तो बेहतर होगा कि आप अगर ये करना चाहते हैं कि ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए ये फॉर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों। आगे अब हम चलते हैं। आपके पास जो सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर आप किसी क्राइटेरिया, किसी का क्या बोलते हैं, किसी कैटेगरी में फ़िल करते हैं तो आपके पास के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है लैपटैग, वहाँ पे मुझे हाई लिख सकते हैं और उसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे हाई लिखेंगे, मैं आपको इसकी पूरी लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा और आने वाली जो अपकमिंग हमारी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका भी लिंक वहाँ पे मैं शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, और भी जो वैकेंसीज़ आएंगी वो भी। तो इसमें हम देखते हैं लाइक हमने अपनी पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें कवर कर ली थी। चलिए ये देखते हैं इसके अंदर एज रिलैक्सेशन। इसमें हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन क्या है। लिमिट्स मैक्सिमम अपर एज, एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी एज निकल गई है उसके बाद भी आपके पास 5 इयर्स का रिजर्वेशन है, 5 इयर्स तक और फिल कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी में है तो 6 इयर्स, एक्स सर्विसमैन अगर एससी हैं तो 8 इयर्स। इसी तरीके से सभी कैटेगरीज़ का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फीस के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे जो हमारा सिलेबस और हमारे क्वालिफ़िकेशंस वगैरह क्या मांगी गई है। जो कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा वॉइस क्लियरिटी का इशू था, तो मुझे लगा कि इसको भी मैं एक बार दोबारा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दूं। अगर हम बात करते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तो यहाँ पर सेम वही मांगा गया है, आपके जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, आप फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कार्डिक टेक्नीशियन की, कार्डिक टेक्नीशियन के लिए आपके पास 10+2 साइंस होनी चाहिए एंड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एंड डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन, जो कि कंसिस्टिंग उसके अंदर होना चाहिए ईसीजी, होल्टर एंड टीएमटी। ये 3 चीज़ तो होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट हैं इकोकार्डियोग्राफी में ट्रेंड, वो कैंडिडेट प्रिफरेबल, उनको प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट चलेगा, कोई खास आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ना ही कोई एक्सपीरियंस, ना ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़, सिर्फ मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। ईसीडी टेक्नीशियन के लिए 10+2 चाहिए, ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा हो सकता है। अगर आपका डिग्री इन ईसीजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी चलेगा, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन चलेगा, कार्डियोलॉजी टेक्निक्स ऑफ अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन,
इन सब में से कोई भी आपके पास कोर्स हो, डिप्लोमा हो, तो आप एलिजिबल हैं। नोट, सर्टिफिकेट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड अबव। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, उससे कम का नहीं। ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज़। अगर आपने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में अगर आपने अपना कोर्स किया है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय यूजीसी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। आगे चलते हैं। फील्ड वर्कर के लिए सिर्फ आपको 12th चाहिए इन साइंस विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री। साइंस चाहिए और साइंस के अंदर बायोलॉजी या केमिस्ट्री, दो में से कोई एक सब्जेक्ट होगा चलेगा। अब बात करते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर की, मलेरिया इंस्पेक्टर। बीएससी चाहिए, साथ में हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री मेन हो सकता है, या ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स। प्लस इसके साथ में क्या चाहिए आपको, 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। यानी बीएससी तो चाहिए, इसके अलावा आपको 1 ईयर का ये इंस्पेक्टर का ट्रेड सर्टिफिकेट भी चाहिए, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसके आगे चलते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको चाहिए है 10+2 चाहिए है इन साइंस, 10+2 इन साइंस। ए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और बी, सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एट पार विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ। यानी कि आपको 10+2 तो चाहिए, प्लस आपको डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स जो कि डिप्लोमा के लमसम बराबर होना चाहिए। द कोर्स हैज़ बीन डन। अब सुनिए, जो अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं तब उसमें क्या कंडीशन है, द कोर्स हैज़ बीन डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिवर्सिटी और टेक्निकल बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। यानी कि ये जो आपका कोर्स दिखाते हैं जहाँ से भी आपने किया वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से या टेक्निकल बोर्ड ऑफ स्टेट। जैसे कि कुछ बच्चों ने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा किया हुआ है तो पॉलीटेक्निक बीटी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आता है और दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव भी है। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज़ एटलीस्ट 1 ईयर। जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स द कैंडिडेट शुड हैव डन द ट्रेनिंग। यानी कि कोर्स के समय आपने ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। फुल टाइम बेसिस, वो भी फुल टाइम बेसिस यानी पार्ट टाइम, फुल टाइम। एट द एंड ऑफ द कोर्स देयर शुड बी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन विच हैज़ बीन सक्सेसफुली पास्ड बाय द कैंडिडेट। यानी कि आपकी ट्रेनिंग के बाद आपका एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी एग्जामिनेशन होना चाहिए जो कि सक्सेसफुली आपने पास होना चाहिए, यानी कि पूरा कोर्स कंप्लीट। नोट, इसमें नोट भी आ रखा है। सर्टिफिकेट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड अबव क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन डन फुल टाइम ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन institutions deemed to be universities under section 3 of the University Grant Commission Act 1956 and institution of national importance declared under an act of parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to the post and services under the central government provided they have been approved by the UGC। यानी कि इतना सब लिखा हुआ है, इसको छोड़िए। आपका बस जो भी अगर आपने डिस्टेंस से या ओपन से ये कोर्स किया है तो यहाँ पे बस इतना सा है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, बस दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं परफ्यूनिस्ट के लिए बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी, बीएससी चाहिए विद डिप्लोमा। इसके साथ अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो कार्डियो पल्मोनोलॉजी टेक्नीशियन का इन रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल,
तो ये भी आपका चलेगा, बिल्कुल चलेगा, नहीं दौड़ेगा, यानी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे ये देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2। फिजियोथेरेपिस्ट एक अकेली इसमें ट्रेड है जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी मांगी गई है, साथ में 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बस 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि एटलीस्ट 100 बेडेड हो। नेक्स्ट देखते हैं रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है? इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है 10+2 विद फिज़िक्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स चलेगी, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, यानी कि 10+2 होनी चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, ये सब आपके पास होना चाहिए। सपोज़ दैट आपके पास ये नहीं है तो एक्सरे टेक्नीशियन, मतलब 10+2 साइंस तो होनी चाहिए, प्लस एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोस्टिक्स टेक्नोलॉजी, 2 ईयर कोर्स, 2 साल का कोर्स होना चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं फार्मासिस्ट के लिए देखते हैं क्या मांगा गया। फार्मासिस्ट के लिए मांगा गया 10+2 इन साइंस और इट्स इक्वालेंट, 10+2 साइंस और इसके बराबर कोई आपकी जो भी डिग्री वगैरह डिप्लोमा, साथ में 10+2 और इट्स इक्वालेंट्स के साथ में आपको चाहिए है विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी का, एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि 10+2 चाहिए, डी फार्मा चाहिए और रजिस्ट्रेशन चाहिए फार्मासिस्ट। बैचलर डिग्री चलेगी आपकी, यानी बी फार्मा, साथ में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, यानी इन दो में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, डी फार्मा एंड या बी फार्मा। 10+2 साइंस होगी तभी आप डी फार्मा या बी फार्मा कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन का देखते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपको चाहिए बीएससी प्लस डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस, बस और कुछ नहीं। सपोज़ दैट आपके पास बीएससी तो है पर डिप्लोमा नहीं हेमोडायलिसिस में, तब आपको चाहिए 2 इयर्स सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन हेमोडायलिसिस वर्क इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। तो इसका आपको प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, ये लिखा है प्रूफ टू बी अटैच्ड। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए चाहिए बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, कोर्स आपका 3 से 4 साल का होना चाहिए, एंड जो कैंडिडेट है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद कंसर्न काउंसिल में। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए आपको क्या चाहिए? बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री, यानी देखिए बीएससी तो मस्ट है, प्लस विद आप बायोकेमिस्ट्री है चलेगा, माइक्रोबायोलॉजी है चलेगा, लाइफ साइंस है चलेगा बिल्कुल, बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और ऑप्शनल सब्सिडरी सब्जेक्ट्स और इक्वलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके बीएससी होनी चाहिए, बीएससी के साथ में आपके इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी। अगर ये सब नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी चलेगा, दौड़ेगा बिल्कुल। और अगर ये सब कुछ भी नहीं आपके पास और सिंपल सी आपके पास बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है यानी बीएमएलटी, तो भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपने बीएससी की है तो ये वैकेंसी बस आप ही का इंतज़ार देख रही है कि आप फॉर्म फिल करो और कल से यानी कि 2024 या 25 में गवर्नमेंट जॉब के हकदार बन जाओ। आगे देखते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आपको चाहिए डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स 2 years इन डेंटल हाइजीन फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। डेंटल काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका, यानी डिग्री चलेगी, डिप्लोमा है चलेगा। आगे देखते हैं क्या है आपका। देखिए ये जो एंड है ना, एंड का मतलब होता है ये तो आपको चाहिए ए, या तो फिर बी चाहिए या सी चाहिए या डी चाहिए,
ये सब चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे और होता, और का मतलब है कि अगर आप ये ऊपर वाली चीज़ नहीं है तो नीचे वाली चलेगी, नीचे नहीं तो उसके नीचे वाली चलेगी, पर एंड का मतलब है तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए, ये सब साथ में चाहिए। यानी ए पॉइंट आप पे डिग्री होनी चाहिए, बी पॉइंट आप पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, सी पॉइंट रजिस्टर्ड होना चाहिए विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, एंड डी पॉइंट है 2 ईयर एक्सपीरियंस एज डेंटल हाइजीनिस्ट, यानी आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप सुनिए आगे क्या लिखा है, नोट क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलैक्सेबल एट द discretion of the competent authority in case of candidates belonging to SC/ST if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite, मतलब रिक्वेस्ट, ये जो भी रिक्वेस्ट की गई है या जितनी भी वैकेंसीज हैं, एक्सपीरियंस आर नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल टू फिल अप द पोस्ट रिजर्व फॉर देम, यानी कि अगर सपोज मानिए वैकेंसीज फिल नहीं हो रही है तो उस केस में अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो जो अथॉरिटी है आरआरबी वो वैकेंसी, वो कैंडिडेट है जो SC/ST कैटेगरी है उनको फिल कर सकती है। अब बात करते हैं डाइटिशियन की। डाइटिशियन के लिए BSc चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डाइटिशियन, इंस्टीट्यूशन प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग, BSc होम साइंस प्लस, डाइटिशियन के लिए क्या मांगा गया है, BSc मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है, या फिर BSc होम साइंस प्लस MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी BSc होम साइंस है प्लस MSc होम साइंस, ये दोनों चाहिए, या तो ऊपर वाली चीज़ हो आपके पास या फिर ये नीचे वाली, दोनों होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कैथ लैब टेक्नीशियन की। इसमें आपको सिर्फ BSc चाहिए एंड डिप्लोमा फ्रॉम अ रेप्यूटेड कार्डिक लैब इन कार्डिक प्रोफेशन कैथ लैब वर्क, यानी कि BSc चाहिए, साथ में डिप्लोमा चाहिए, या फिर अगर डिप्लोमा नहीं है तो 2 इयर्स हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड कैथ लैब लेबोरेटरी, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा अगर आपके डिप्लोमा नहीं है तो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के केस में क्या चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के केस में हमें चाहिए है, सॉरी हमें नहीं, आरआरबी को क्या चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के केस में, 10+2 विद साइंस एंड डिप्लोमा डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, प्लस 10+2 साइंस। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के केस में बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्टर्ड विद RCI। स्पीच थेरेपिस्ट के केस में BSc एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, यानी इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए है। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया है कि कौन सी वैकेंसीज़ हैं और क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने दोस्तों क्या किया था, आपको सिलेबस बताया था, पर सिलेबस में मैंने कुछ वैकेंसीज़ का सिलेबस नहीं बताया था और कहा था आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जबकि वो वैकेंसीज़ वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की थी। तो एक बार मैं इस नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, और मैं फिर वही कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आपका जब मन करे आप उसको देख के पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो एंड स्पीच थेरेपिस्ट की। सिलेबस क्या रहेगा इसका, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। हमारा जो सिलेबस रहेगा स्पीच थेरेपिस्ट का, गाइस ये हमारा सिलेबस है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्पीच थेरेपिस्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्डिक टेक्नीशियन, ये सारा कार्डिक टेक्नीशियन का सिलेबस है, आप इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सिलेबस है सारा का सारा।
नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइटिशियन का सिलेबस, आप इसकी भी पिक ले सकते हैं। डाइटिशियन के बाद हम बात करते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सिलेबस रहा। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे जो भी सिलेबस है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो मेरी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या मेरे लैपटॉप चैनल पे आप जो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, उसमें PDF वगैरह आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वैकेंसीज़ की। और अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो सजेशन दे सकते हैं मुझे कमेंट्स में भी। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इसके साथ में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर ला सकूँ आपके लिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा बिना आपके सब्सक्रिप्शन के। चलिए गाइस, एक हम इसका भी देख लेते हैं। लैबोरेटरी सुपरिटेंडेंट सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। ऑप्टोमेट्रिस्ट सिलेबस सामने है आपके। परफ्यूनिस्ट सिलेबस बिल्कुल आपके सामने। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2। फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन। स्पीच थेरेपिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट। हाँ, लेबोरेटरी असिस्टेंट जो अभी लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी जो अभी पास आउट बच्चे हैं वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी कर सकते हैं वैसे। फील्ड वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कैथ लैब टेक्नीशियन। इसके बाद हम देखते हैं कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। देखिए, सिलेबस तो आप मुझे पता है आप अपना तैयार कर लेंगे, लेकिन सिलेबस में भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी टॉपिक के रिलेटेड तो आप लैब के रिलेटेड मेरे से पूछ सकते हैं, यानी कि लैब असिस्टेंट एंड लैब टेक्नीशियन। बाकी आपका जर्नल अर्थमेटिक्स है, इसके लिए मैं आपकी वीडियोस बनाकर आपके लिए अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, आप वीडियोस देख सकते हैं। जर्नल इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन है, ये सभी पोस्ट्स के लिए है। ऐसा नहीं कि नर्सिंग वालों के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए नहीं है, या OT वालों के लिए है, कैथ लैब वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए। देखिए, आप लिखा भी ऊपर कॉमन फॉर ऑल पोस्ट्स। तो मैं आपको इसकी वीडियोस बना के अपने चैनल पर डालूँगा, आप इसकी देख सकते हैं, जैसे कि जर्नल अर्थमेटिक्स, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड ये 2 चीज़। बाकी इन सब की आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। अगर इसमें भी अगर आपको चाहिए हो जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस, तो फिर इसकी भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। ओके गाइज़।